हेलो। Hi, good morning. So, let me introduce myself first. This is CS Tanvi, and I will be taking your environmental, social, and governance subject. Professional Group 1, Paper 1. So, ESG, the subject which sounds easy but which is very difficult to write. This is something which needs your great writing skills, which needs your great understanding forte, कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं तभी आप अच्छे से ये सब्जेक्ट लिख पाओगे. अदरवाइज ये सब्जेक्ट लिखने में ही दिक्कत आ रही होती है, देखने में आसान लग रहा होता है, विच इज़ नॉट ऑल्सो ट्रू. अब ये सब्जेक्ट जो है हमारा, लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. The first part is governance and sustainability. Governance and sustainability वाला part जो है हमारा, it is almost 65 marks coverage. Then हमारा part B है is risk management and part C है हमारा governance, sorry environment. तो part 1 सबसे ज्यादा मार्क्स लेते हैं और चैप्टर्स भी ज्यादा है. पार्ट बी जो है हमारा रिस्क, वो चैप्टर्स जो हैं उसमें कम है और वेटेज अच्छी है, तो हम वो चैप्टर पकड़ के बहुत अच्छा चीज़ों पे कंट्रोल ले सकते हैं. और पार्ट सी जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है उसमें भी चैप्टर कम है और वेटेज अच्छी है कंपैरेटिवली चैप्टर्स के, तो वहाँ से भी हमारे मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं. तो पार्ट बी और पार्ट सी हमें सबसे पहले अच्छे से कर लेना है, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है और फिर पार्ट 1 पे भी ध्यान देना है. जैसे अगर हम पार्ट 1 की यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे जो हमारे चैप्टर्स पार्ट 1 में इन्होंने डाले हुए हैं, दो चैप्टर्स आर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे गए हैं. नेक्स्ट चैप्टर में हमें लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बताया गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. फिर हमारी बोर्ड इफेक्टिवनेस बताई गई है, हाउ टू बिल्ड बेटर बोर्ड्स, हाउ टू बिल्ड बेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो दैट दे हेल्प अस टू अचीव ग्रेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फोर्थ में बोर्ड प्रोसेसेस बताए गए हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के थ्रू. बोर्ड कमेटी इज द 5th, बिल्डिंग बेटर बोर्ड इज द 6th, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस इन प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनीज एंड प्रमोटर्स ड्रिवन कंपनी, की गवर्नेंस की कितनी ज़रूरत है प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में, गवर्नेंस ड्रिवन कंपनीज में. बोर्ड डिस्क्लोजर्स, डेटा गवर्नेंस, स्टेक होल्डर्स की क्या क्या राइट्स हैं, बिजनेस एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट एंड एंटी ब्राइबरी, बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑन ESG, environment, corporate social CSR, green initiatives, governance influences and empowerment of company secretaries profession. This is the part 1. टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ के लिखना, बार बार कह रही हूँ, इस सब्जेक्ट में लिखना इज एन आर्ट. हाउ टू राइट योर आंसर्स, हाउ टू पोर्ट्रे योर आंसर्स, दैट इज द आर्ट विच यू नीड टू लर्न इन द क्लास. दैट इज मच नीडेड थिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा लैक हम यही करते हैं. And this book has volume 2 also, but today we will be only discussing about the part 1 because I will be starting from part 1, not from part 2 and part 3. कम चैप्टर्स है, ये नहीं कि मैं वो उठा लूंगी, पहले चैप्टर से ही करेंगे क्योंकि बेस पहले मैं बनाना चाहती हूँ. ठीक है. The chapter 1, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इसमें क्या क्या कवरेज है हमारे चैप्टर में? हमारे चैप्टर में हम मीनिंग पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. फिर इवोल्यूशन कहाँ का से आया, थ्योरीज क्या क्या है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, और हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है.
ये हम इस चैप्टर में करेंगे. अ वेरी बेसिक, अ वेरी इंट्रो चैप्टर. हाँ जी. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉम द लेवल ऑफ CSWT हमने ये वर्ड सुना है. इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू वर्ड. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्रैक्टिस है जो हमें अपने अंदर इनबिल्ट करानी है एज अ प्रोफेशनल, as an expert of corporate governance. We guys are known for corporate governance. CS are known for corporate governance. तो ये एक corporate governance एक practice है जो हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी है, जो हमें अपने अंदर बिल्ड करानी है. ये वो प्रैक्टिस है जिसमें प्रोफेशनल्स के थ्रू हर एक काम सही तौर तरीके से किया जाता है. What does that mean? सही तौर तरीके से किया जाता है that you are following everything. You are following law, you are following every documentation, you are not taking any shortcuts, you are fulfilling the needs of society, you are taking care of the sustainability कि future generations के बारे में भी ध्यान में रखना है. तो ये प्रैक्टिस है जो आपको अपने हर काम में दिखानी है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई लॉ नहीं है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्रैक्टिस है जिसको हमें टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा फोकस में रखना है. बिकॉज एज अ सीएस से यही एक्सपेक्ट किया जाता है दैट वी विल बी द ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दिस इज व्हाट आईसीएसआई वांट्स फ्रॉम अ सीएस कि हम ग्लोबल लीडर बन जाए. ग्लोबल लीडर हम तब बनेंगे जब पहले अपने आप में तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस को बिल्ड कर लें. So this is what is corporate governance in a very layman simple language. Let's see from the book. Corporate governance is the application of best management practices. यही बोला मैंने कि ये क्या है? एक प्रैक्टिस है. Compliance of law in true letter and spirit, मतलब हर एक चीज तुम सही तौर तरीके से करो. बोला था मैंने true letter and spirit. एडह्योरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स. एडह्योर करो. एडह्योर मतलब फॉलो करो. किस चीज को? एथिकल स्टैंडर्ड्स को. क्यों मैं एथिक्स फॉलो करूं? ताकि मेरी मैनेजमेंट इफेक्टिव रहे, हर एक काम सही ढंग से हो, कोई भी काम में शॉर्टकट्स ना लिए जाए. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज ही सिर्फ स्टेक होल्डर्स का ध्यान नहीं रखना, हमें आज के साथ साथ उनके फ्यूचर आउटकम्स के बारे में भी ध्यान रखना है. दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर इवेंट्स ऑल्सो. So let's read it all together once again. Corporate governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit, and adherence following to ethical standards. किस चीज के लिए ethical standards follow करूं? ताकि मेरी management आसान हो जाए. Effective management and distribution of वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैं जो भी काम कर रही हूँ सोसाइटी में रह के कर रही हूँ तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे से जुड़ा हुआ हर एक इंसान सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. क्लियर? So because we are very aware of corporate governance practices, तो हमारे थ्रू जो भी काम होता है वो बहुत इन्फॉर्म्ड होता है. इन्फॉर्म्ड मतलब we know what we are doing. हम ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं करते. हमने हर एक चीज को बहुत ज्यादा परखा हुआ है, हमने हर एक चीज को बहुत ज्यादा एनालिसिस किया हुआ है, तब जाके हम अपना हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक डिसीजन फ्रेम करते हैं. That is all because of the good corporate governance that we are aware of the society, we are aware
aware of the ethics, we are aware of the sustainability, and we are well versed with the law also. So हमने कोई पैरामीटर छोड़ा ही नहीं है जहां पे हम गड़बड़ कर सके. तो जब हमने सारे पैरामीटर्स को कवर किया है तो हमारे दुनिया भर के जितने भी हम अपनी कंपनी के लिए डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत इन्फॉर्म्ड होंगे. एंड वंस दे आर इन्फॉर्म्ड, तो वो इन्फॉर्म्ड इसीलिए बन पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड सेक्रेड है. सेक्रेड मीन्स प्योर है. हम हर एक चीज का बहुत ध्यान से टेक केयर कर रहे हैं. सेक्रेड है हमारे सारे एक्शंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विद लॉज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस एंड रूल्स. लॉज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस एंड रूल्स जिनकी वजह से हम ले पाते हैं इन्फॉर्म्ड मैनेजरियल डिसीजंस for our stakeholders. Stakeholders or shareholders are two different things. Stakeholders are the one who is directly and indirectly associated with the company, and shareholder is the one who is investing in our company. तो हम shareholder और stakeholder दोनों का ध्यान रख रहे हैं. So corporate governance is the broad term used to describe process, custom, policy, law and institution that direct the organization and corporation in the way they act or administer and control their operations. कि भाई काम कैसे करना है, हर एक चीज को कैसे कंट्रोल्ड मैनर में चलाना है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ब्रॉडर स्कोप है, वो सोशल और इंस्टीट्यूशनल दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है. सोसाइटी में रह के काम कर रहे हो तो सोशल एस्पेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा. इंस्टीट्यूशनल बिकॉज यू हैव टू बी देयर इन इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू बिल्ड द प्रैक्टिसेस, यू हैव टू बिल्ड द स्ट्रैटेजीज टू इनहांस योर गुडविल ऑल्सो. तो सोशल और इंस्टीट्यूशनल दोनों एस्पेक्ट्स को ये ध्यान में रखता है. It encourages trustworthiness, it encourages your moral values, it encourages the transparency, ethical environment, it discloses everything, it gives you the accountability and integrity. इन सारे पैरामीटर्स की वजह से इन्वेस्टर का आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है. और यही रीजन है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्ड करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको चाहिए. इन्वेस्टर उसी कंपनी में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम प्रॉपर पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, शॉर्टकट्स नहीं लिए जा रहे हैं. तो दैट इज वाई इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू हैव great corporate governance practices in your organization. And when it comes about corporate governance, then there is a name of CS. CS is the one who can build great corporate governance. He is the master of corporate governance. Clear? Next is corporate governance, stakeholders. So I have already told who are stakeholders. One who is directly and indirectly associated with the company. Do not get confused with the shareholder, because at this stage also many of you get confused. स्टेक होल्डर्स में बहुत लोग आ जाते हैं जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं. दोज आर वेंडर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स देमसेल्व्स. कोई भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है वो मेरा स्टेक होल्डर है, चाहे वो डायरेक्टली जुड़ा है चाहे वो इनडायरेक्टली जुड़ा है. अब किसी की भी बात कर लो, एम्प्लॉय खुश रहेगा जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी. वेंडर उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा जिस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी. झोल नहीं होंगे ना, स्कैम्स नहीं होंगे, हर एक चीज सही तरीके से हो रही होगी. एथिक्स का भी ध्यान रख रहा है तो वो ब्रांड इमेज का भी ध्यान रख रहा है. हमारी सोसाइटल बेनिफिट्स का भी ध्यान रख रहा है तो हमारी ट्रस्टवर्दीनेस का भी ध्यान रख रहा है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहां पे भी होगी वहां पे आपका हर स्टेक होल्डर सैटिस्फाई होके उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहेगा. क्या फायदा है, क्यों चाहिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्यों हम उसके मास्टर हैं. सीएस कंपनी सेक्रेटरी इज द मास्टर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्यों चाहिए, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस को हम चाहिए और हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्सपर्ट माना जाता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस.
पहला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ही आपकी सक्सेस और ग्रोथ एकदम बूस्ट करती है, क्योंकि आप कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हो, आप कहीं भी स्कैम्स में नहीं फंसोगे, आप कहीं भी समन्स के चक्रों में नहीं फंसोगे, बिकॉज आपका एक्सपर्ट जो बैठा है वो आपको हर काम सही तरीके से करा रहा है। तो जैसे ही आप काम सही तरीके से करोगे, देयर वोंट बी एनी डिस्ट्रैक्शंस, और जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी कि भाई ये सामान आ गया, भाई यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ कर दी, इसका लाइसेंस लिए बिना काम कर दिया, अब यहाँ की पेनल्टी भरो, कोई तरीके की गड़बड़ नहीं होगी, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टर्नओवर्स बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, सक्सेस रेट बढ़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से इन्वेस्टर, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज इन्वेस्टर वहीं अट्रैक्ट होता है जहां ट्रांसपेरेंसी होती है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस गिव्स ट्रांसपेरेंसी। पॉजिटिव इंपैक्ट होगा शेयर प्राइजेस पे, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज देयर। नेक्स्ट, ओनर्स एज वेल एज मैनेजर्स, ये दोनों ही स्टेक होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं, एंड व्हेन यू आर वर्किंग फॉर स्टेक होल्डर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ओनर्स भी और मैनेजर्स भी, तो हर स्टेक होल्डर चाहेगा आपके साथ जुड़ना, बिकॉज वेंडर को ये नहीं लग रहा कि भाई मैं तो सामान दिए जा रहा हूं इसे, सपोजिटली मैं तो सामान दिए जा रहा हूं इसे, बट मेरी पेमेंट का कोई पता ही नहीं है। नहीं यार, पेमेंट की भी अगर बात आती है, एक डेट फिक्स करी हुई है, वो साइकिल उसी डेट पे चल रही है। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, कि तुम कहीं पे भी किसी को भी परेशान नहीं कर रहे हो, एथिक्स को ध्यान में रख रहे हो, मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रख रहे हो, आपको पता है आपने उससे पैसा लिया है तो उसको, उससे सामान लिया है तो उसको पैसा देना है। तो every stakeholder, every shareholder will be happy by the governance practice. Next is, it also minimizes wastage, corruption, risk and mismanagement. You are taking care of each and everything. तो जितने भी bad aspects हैं, जितने भी गलत चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर वेस्टेज हो रही है, एरर्स हो रहे हैं, तो ये सब कम होता चला जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी ब्रांड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज यू विल बी अमंग द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन, देन एवरीबडी विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन गेटिंग बेनिफिट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। आप कॉर्पोरेट गवर्नड जब होते हो तो आप ना हर पैरामीटर में लोगों के उतर पाते हो। कैसे? अगर इन्वेस्टर देखेगा यार ब्रांड इमेज अच्छी है, क्यों अच्छी थी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस था। एम्प्लॉयज रिट्रेंचमेंट ज़्यादा तो नहीं है, टर्नओवर ज़्यादा तो नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, एम्प्लॉयज भी हैप्पी होके बैठे हैं, वेंडर ने कोई केस तो नहीं करा हुआ कि पेमेंट अटकी हुई है, वो भी खुश होके बैठे हैं। तो आप कोई भी पैरामीटर उठा लोगे, आपको दिखेगा यार ये कंपनी तो अच्छा ही कर रही है। और अच्छा क्यों कर रही है? क्योंकि इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। और व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड, गोइंग वेल, तो आप सब पैरामीटर्स में खरे उतरते हो। And lastly, it reduces cost and helps in long-term sustenance and growth. So these are the H advantages. H मतलब 8 एडवांटेजेस। ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, उसमें हमें सबसे पहले बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, वो जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन करी। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन किन स्टेक होल्डर्स के लिए ज़रूरी है। तो हमें सारे स्टेक होल्डर्स के नाम लिख के शेयर होल्डर स्टेक होल्डर वाली बात समझा देनी है जो समझाई थी। फिर नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस कैसे याद रखेंगे? अब अभी हमें समझ तो आ गया, अब यहाँ पे बात आती है क्रैमिंग की, याद रखने की। समझ आ जाता है हमें बहुत जल्दी, बट याद नहीं हो पाता। फिर एक बार याद भी हो जाता है, फिर हम लिख नहीं पाते। तो यहाँ पे हम स्टेजेस वाइज गड़बड़ करने स्टार्ट कर देते हैं। अब याद कैसे करेंगे ये? सिर्फ रट लेंगे? कितना रट लोगे? कितने सब्जेक्ट्स हैं? रटना नहीं है हमें चीज़ें, हमें चीज़ों को बहुत शॉर्ट बनाना है समझने के लिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस। सबसे पहले क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। सक्सेस मिलेगी कैसे? जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। ग्रोथ कब होगी? जब मेरा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मुझ पे। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब वो देखेगा कि भाई शेयर प्राइस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। शेयर प्राइजेस, आपकी कंपनी के शेयर प्राइजेस क्यों लोग डिमांड कर रहे होंगे, क्यों पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा होगा? क्योंकि आपकी कंपनी में हर एक चीज स्मूथ चल रही होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, हर एक चीज की वैल्यूज बढ़ रही होंगी, डिमांड बढ़ रही होगी आपकी कंपनी की। ये सब जो है शेयर इंपैक्ट कब पॉजिटिव होगा? जब आपकी कंपनी
इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स के लिए काम कर रही होगी। और स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर आपसे कब खुश होगा? जब आपकी कंपनी वेस्टेज कम कर रही होगी, आपकी कंपनी में रिस्क कम होंगे, आपकी कंपनी में मिसमैनेजमेंट कम होगी, तब आपका स्टेक होल्डर आपसे खुश होगा। तो आपकी कंपनी में वेस्टेज कम है, रिस्क कम है, मिसमैनेजमेंट कम है, ये सब कम होगा तो आपकी कंपनी की धीरे धीरे बनती चली जाएगी ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज बनते ही आप हर पैरामीटर में फिट करने लग जाओगे, फिट द बेस्ट इंटरेस्ट। और जैसे ही आप फिट होगे तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस और ग्रोथ आपकी कंपनी अचीव कर रही होगी। सो यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स एंड देन यू हैव टू लर्न। एडवांटेजेस ऐसे ही रटने लग जाओगे, दैट वुड बी डिफिकल्ट। अब हमने कहानी बन के रटा, कैसे कि भाई मेरे को मेरी कंपनी को सक्सेस चाहिए। सक्सेस कैसे मिलेगी? जब मेरी कंपनी की ग्रोथ होगी। ग्रोथ कब होगी? जब मेरा इन्वेस्टर मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाएगा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों दिखाएगा? जब उसे दिख रहा है कि भाई मेरी शेयर होल्डर वैल्यू, मेरे शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वो कब बढ़ेंगे? जब मैं शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के लिए काम कर रही होगी मेरी कंपनी। जब वो मेरे लिए काम कर रही होगी तो मेरी कंपनी में वेस्टेज कम हो रही होगी, रिस्क कम हो रहा होगा, करप्शन कम होगी, मिसमैनेजमेंट कम होगी। इससे मेरी कंपनी की ब्रांड इमेज बढ़ेगी। जैसे ही ब्रांड इमेज बढ़ी, मैं हर जगह फिट होने लग जाऊंगा। फिट होने लग जाऊंगा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे की पोजीशन पे आ जाऊंगा। अब मुझे हिलाना मुश्किल है। अब मैंने अपनी पकड़ ली है। समझ आया? हुआ कुछ याद? कुछ समझ आया कैसे करना है? अब हमने एडवांटेजेस कर लिए। नाउ इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस think that corporate governance is an integral part of the वर्किंग। क्यों समझते हैं वो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ये हमें होना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो देयर आर 8 पैरामीटर्स जिसकी वजह से लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना ज़रूरी है। पहले हम समझते हैं, फिर विल टॉक अबाउट द लर्निंग थिंग। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल लेड टू कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस आप अडेप्ट करोगे टू मेक श्योर दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि हर कोई हैप्पी तो एवरीबडी विल बी वर्किंग फॉर द कंपनी, एवरीबडी विल बी पुटिंग हार्ट एंड सोल इन द कंपनी। और जैसे ही सब खुश होकर हार्ट एंड सोल लगाएंगे कंपनी में तो कंपनी एक साथ बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि एम्प्लॉय को लग रहा है कंपनी मेरे बारे में सोच रही है और कंपनी को लग रहा है एम्प्लॉय मेरे बारे में सोच रहा है, तो सब मिलके काम करेंगे ना। आजकल का कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा ही हो गया है। कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा नहीं है बॉस और एम्प्लॉय वाला। कॉर्पोरेट कल्चर इज समथिंग जिसमें आपको कंफर्टेबल पहले किया जाता है, आपको भी ह्यूमन समझा जाता है, पहले की तरह नहीं होता। आपको भी ह्यूमन समझा जाता है, आपको लिबर्टी दी जाती है कि आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, आपको कितने रेस्ट ब्रेक्स चाहिए। उनको बस अपना काम पूरा चाहिए, चाहे आप दिन के 2 घंटे काम करके पूरा काम कर दो, यहाँ ब्रेक्स में काम करके कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल है ये, तो दोनों के बारे में सोच रही है ना कंपनी, एम्प्लॉय के बारे में भी सोच रही है, अपने काम के बारे में भी सोच रही है। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गवर्नेंस प्रैक्टिस जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। तो पहला है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बिल्ड होती है। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस कैसे बिल्ड होती है? जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस अच्छी होगी वैसे ही आपके डिसीजंस बहुत इंफॉर्म्ड होंगे क्योंकि यू आर वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग। डिसीजंस इंफॉर्म्ड होंगे तो आपकी प्लानिंग दिखाई दे रही होगी कि प्लानिंग जो है वो किसकी तरफ है, लॉन्ग टर्म
प्रॉस्पेरिटी की तरफ, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी शॉर्टकट्स। आप ये नहीं सोच रहे इस रास्ते पे चलता हूँ, इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं फुलफिल करता, बट जल्दी काम हो जाएगा, पैसा जल्दी आने लग जाएगा, छोड़ना देखा जाएगा जब होगा, ऐसा नहीं सोच रहे हो। आप सोच रहे हो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ी पेशेंस दिखा लेता हूँ, थोड़े देर काम ज्यादा कर लेता हूँ, पर ये काम मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। यही एक गवर्नेंस प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आपकी फुल ऑन परफॉर्मेंस बिल्ड होती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बिल्ड होती है, पहली बात। सेकंड, इन्वेस्टर ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये अभी हमने ऊपर समझा कि इन्वेस्टर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है। कैसे बिल्ड होता है, कैसे बिल्ड होता है इन्वेस्टर ट्रस्ट? इन्वेस्टर कैसे ट्रस्ट करने लगेगा? जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जितनी ज्यादा गवर्नेंस होगी, जितने गोल्स उसको दिखाई दे रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल इस ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिल हो रहे हैं, जितने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, ये सारे पैरामीटर्स को देखकर इन्वेस्टर को लगेगा हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन में दम है। नेक्स्ट है बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। जब आप गवर्नड होते हो ना, आपकी मार्केट, आपकी इन्वेस्टर कैपेसिटी सिर्फ इंडियन मार्केट तक नहीं रह जाती, आपकी मार्केट बढ़ने लग जाती है। ग्लोबली आप एक्सेसिबल हो जाते हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडिया से नहीं बट इंटरनेशनली ऑल्सो वांट्स टू बी कोलैबोरेटेड विद यू। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करें, वो आपके साथ जुड़ें, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है इसमें प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल, बार बार बोल रही हूँ, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आप शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हो, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस अडैप्ट कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज कॉम्बैट करप्शन। कॉम्बैट मतलब इराडिकेट करना, खत्म करना। कॉम्बैट करप्शन, करप्शन कैसे खत्म होगी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी क्या करप्शन हो पाएगी? अंडर द टेबल वाला काम ट्रांसपेरेंसी में कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस देता है उसकी वजह से करप्शन पैरामीटर्स धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रॉपर, ऑडिट प्रॉपर, मतलब लॉ के साथ साथ स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिसेस, पॉलिसी सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर रहा है, तो कहीं भी वो छोड़ ही नहीं रहा जगह करप्शन की। नेक्स्ट है इजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। जब कंपनी को दिखाई दे रहा है कि भाई इसकी ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसके अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये वेल गवर्नड कंपनी है, तो क्या आपको पैसा नहीं मिल जाएगा? फाइनेंस में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि आप सब कुछ सामने, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है वो आप सामने सबमिट कर रहे हो, तो क्यों दिक्कत आएगी कहीं से भी पैसा उठाने में? नेक्स्ट इज इनहांसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन। इनहांसेस एंटरप्राइज वैल्यूएशन मतलब आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज बढ़ती है, और जैसे ही ब्रांड इमेज बढ़ती है आपकी कंपनी हायर वैल्यूड हो जाती है। आपकी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन आप पूरी कर पा रहे होते हो, क्योंकि आपने जिनसे पैसा लिया है ना उनका पैसा सही जगह लगाया भी है। तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, डबल करके दे दे, बढ़ा कर दे दे, कुछ रेशो से तो बढ़ा, यही तो चाहता है इन्वेस्टर। और आप ये कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हो? अगेन पीछे पीछे जाते जाओ, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, गुड रिलेशंस हैं, यही सारे कहानी पीछे चलाते जाओ और आंसर को रिलेट करते जाओ। फिर है रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स। अगेन आप कॉर्पोरेट गवर्नड होते हो तो आपकी एरर्स कम होते हैं, वेस्टेज कम होती है। एरर्स और वेस्टेज अगर कम होती है और आप अपनी रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हो तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव्ड हो जाती है। आपकी रिस्क मिटिगेशन कमेटीज होती हैं जो इस रिस्क मैनेजमेंट के थोड़े बहुत भी पैरामीटर्स दिखाई दे रहे होते हैं वो उसको उसी समय स्टॉप कर देती है, उसको बढ़ने नहीं देती, उसको चिंगारी नहीं देती। तो गवर्नेंस की वजह से आपकी रिस्क मिटिगेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई है हर एक चीज पे, क्योंकि आप कोई भी स्कोप ही नहीं छोड़ रहे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे गड़बड़ हो। आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है।
अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टर के रिलेशंस जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी अकाउंटेबिलिटी से ही पता चलते हैं. आप टाइमली अगर डिस्क्लोजर्स कर रहे हो हर एक चीज का रेगुलर बेसिस पे, तो आपके इन्वेस्टर को लगेगा यार ये तो बिना मांगे सब कुछ दे देता है, इसकी रिपोर्ट्स तो टाइमली आ जाती हैं, इसकी अकाउंटिंग टाइमली हो जाती है. इसी चीज से आपके इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं. एंड व्हेन इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे होते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप पे विश्वास, आपको खरीदना नहीं पड़ता, लोग आप पे अपने आप विश्वास करते हैं. अकाउंटेबिलिटी इज द ट्रस्ट पीपल हैव अपॉन यू. तो वो ट्रस्ट अपने आप जीत जाते हो जब आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज टाइमली कर रहे होते हो. सो दिस इज द नीड. कितने पॉइंट्स हैं? एच. कैसे याद करेंगे? समझ आ गए? अब याद दिक्कत नहीं होती, हो जाता है आराम से याद. अंदर की कहानी भी अच्छे से लिख लेंगे हम. हमें मेजर बात याद रखनी है पूरा पार्ट 1 में स्पेशली कि हेडिंग्स जरूर याद होनी चाहिए. आई नो यू विल बी एबल टू राइट द कंटेंट बट मेन हेडिंग्स शुड बी दिस ओनली. इसमें हमें चेंजेस नहीं करने. तो हमारी क्या क्या नीड है? पहला कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, फिर हम इन्वेस्टर्स ट्रस्ट को इन्हांस करना है, ग्लोबल मार्केट को रीच आउट करना है, एंटरप्राइज वैल्यूएशन हमारी बढ़ जाती है, देन हमारा फाइनेंस आसानी से मिल जाता है, करप्शन हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिस्क कम हो रहा है, स्कैंडल्स कम हो रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है. एनी डाउट? Next is scope. What are the elements, what are the scope of good corporate governance? First is role and powers of board. जो board of directors होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं जो कंपनी और स्टेक होल्डर्स के बीच के होते हैं. कंपनी और स्टेक होल्डर्स के बीच में यही होते हैं जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. और अगर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर एक पॉलिसीज, हर एक प्रैक्टिसेस, चाहे वो डिविडेंड पॉलिसी हो, चाहे कॉम्पनसेशन पॉलिसीज हो, चाहे प्रमोशन प्रैक्टिसेस हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, हर एक चीज प्रॉपर मैनर में करेंगे तो लोगों को लगेगा कि देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी. एंड व्हेन देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा अपने बोर्ड पे, और जैसे ही विश्वास बढ़ेगा बोर्ड पे हर एक काम स्मूथली होता चला जाएगा. लेट्स सी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स. डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स टू रिप्रेजेंट देम and are tasked with making important decisions. हर important decision हमारा डायरेक्टर ले रहा है. कुछ मिसिंग है? Such as corporate officer appointment, executive compensation, dividend policy, ये सारी चीजें हमारा board of director ध्यान में रख रहा है. Board as the main functionary is a primary responsibility to ensure value creation of stakeholders. Stakeholder आपकी कंपनी से इसीलिए जुड़ा है ताकि उसका कुछ value enhancement हो, value creation हो. Therefore, the foremost requirement of good governance is clear identification of powers, roles, responsibilities and accountability of the board. आप गवर्नेंस तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा आपका काम क्या है. सब अपना अपना काम कर लेंगे, गवर्नेंस अपने आप अचीव हो जाएगी. तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इज गवर्नेंस अचीव करनी है तो सबसे पहले अपनी पावर, अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी को पहचानो. सब अपना अपना काम अच्छे से करो. द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज समराइज्ड बाय द किंग रिपोर्ट एज साउथ अफ्रीकन रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज क्या है? टू डिफाइन द पर्पस ऑफ द कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सबसे मेन काम है भाई पर्पस जानो कंपनी का, वैल्यूज जानो कंपनी की, टू डिफाइन द वैल्यूज बाय विच द कंपनी विल बी परफॉर्मिंग, to identify the stakeholders relevant to the company, who all are the stakeholders associated with the company, to develop a strategy combining these all things to ensure implementation of strategies. So make sure you should know the purpose, make sure the values the company upholds, make sure to know the stakeholders, make sure to build a strategy and make sure to follow the strategy. Next is legislation.
आपकी लॉ जो है ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि दिस इज द लॉ जो मुझे फॉलो करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए व्हाट ऑल आई हैव टू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस, व्हाट ऑल आई हैव टू डू ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस, व्हाट ऑल आई हैव टू डू टू अचीव पर्टिकुलर थिंग इन टर्म्स ऑफ लॉ. इंटरप्रिटेशन से लेके नॉलेज तक हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगेन लॉ फुलफिल कर रही होगी, शॉर्टकट्स नहीं ले रही होगी, तो यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो पहले पॉइंट में था कि अपना अपना काम जान लो, दूसरे पॉइंट में लॉ पहचान लो. देखो, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस legislation and regulations are fundamental to effective corporate governance. Legislation that requires continuing legal interpretation or is difficult to interpret on a day-to-day basis can be subject to deliberate manipulation and inadvertent misinterpretation. मतलब अगर तुम नहीं समझोगे तो misinterpret होगी तो हर काम गलत करना स्टार्ट कर दोगे. Management environment, you have to make sure that आपके आसपास का environment is ethical. आपके आसपास का एनवायरनमेंट इज समथिंग विच इज फॉलोइंग द प्रोसेसेस. आपके आसपास का एनवायरनमेंट इज ट्रांसपेरेंट. आपके आसपास के एनवायरनमेंट में हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लियर इनंसिएशन हो, मतलब पता हो कि मेरी जिम्मेदारी है क्या. अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता हो, प्लानिंग के बारे में पता हो, रिस्क असेसमेंट के बारे में पता हो. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद देयर वर्क, एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद द स्ट्रैटेजीज, एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद द प्लानिंग, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में राइट पीपल है विद द राइट स्किल्स. और जैसे राइट पीपल विद द राइट स्किल्स है, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा. एंड वंस इट इज पॉजिटिव, देन यू विल बी एबल टू अचीव ग्रेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्किल्स. नेक्स्ट इज बोर्ड स्किल्स. बोर्ड में बहुत स्किल्ड पीपल होने चाहिए, नॉलेजेबल पीपल होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस लोग होने चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, जिनकी डिसीजन क्वालिटेटिव डिसीजन हो, किसी को देखा दिखाया डिसीजन ना हो. तो अगर आपका बोर्ड ऐसे लोगों को रख रहा है तो आपकी ब्रांड इमेज बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि डिसीजन इन्फॉर्म्ड होंगे, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगी. और ये सारी चीज़ों के साथ जो जो आपको स्किल्स चाहिए होती है, दोज आर टेक्निकल स्किल्स, ऑपरेशनल स्किल्स, फाइनेंस स्किल्स, लीगल स्किल्स एंड गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्किल्स. ये बोर्ड स्किल्स आपके बोर्ड में होनी चाहिए, तभी आप बूस्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप बूस्ट नहीं कर पाओगे. बोर्ड अपॉइंटमेंट, बोर्ड को वेकेंट रखना ज्यादा अच्छा है, बट अनस्किल्ड लोगों को बिठाना खतरनाक है, क्योंकि अगर आपकी चॉइस ऑफ बोर्ड खराब रही तो आगे का सारा काम आपका खराब ही होता चला जाएगा. सो व्हेन यू आर अपॉइंटिंग समबडी इन द बोर्ड, देन दैट शुड बी विद द एक्सटेंसिव search. Do not be in hurry to fill the vacancy. Be patient, have experienced, have skilled people in your board. बोर्ड इंडक्शंस एंड ट्रेनिंग शुड बी ऑन पॉइंट ऑलवेज. ये नहीं सोचना भाई पैसा नहीं खर्च करना मुझे ट्रेनिंग पे, पैसा खर्च करो ट्रेनिंग पे. वो थोड़ा सा पैसा जो आपने खर्च करा है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको जरूर देगा, बिकॉज पॉलिश करनी पड़ती हैं सबकी स्किल्स. बाय टाइम चीज़ें बदल जाती हैं तो उनको पॉलिश करना पड़ता है. तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इंडक्शंस एंड ट्रेनिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जरूर आपको टाइम टू टाइम रखने चाहिए. नेक्स्ट, बोर्ड इंडिपेंडेंस. बोर्ड जो है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट इज बोर्ड मीटिंग्स. डायरेक्टर्स को अटेंशन देनी है, टाइम देना है, प्रॉपर ऑब्लिगेशंस अनाउंस करनी है, पेपर वर्क रेलिवेंट होना चाहिए, एजेंडा बनना चाहिए, मीटिंग के बाद मिनट्स बनने चाहिए, हर एक चीज़ प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए व्हेनेवर द टाइम कम्स फॉर द बोर्ड मीटिंग. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से हम ग्रेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव करते हैं. Code of conduct. People should know in your organization what is right and what is wrong, what you expect from the company or what you do not expect from the company. तो ethical
ethical practices should be well announced, code of conduct should be well bannered. हर चीज़ों के बारे में आपके एम्प्लॉय को पता होना चाहिए. They should be well communicated. Communicate ही नहीं, clearly understood. सिर्फ understood नहीं, clearly followed. तो कोड ऑफ कंडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से चलना चाहिए. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी सेटिंग. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना प्लान तभी अचीव कर पाओगे, आप अपना गोल तभी अचीव कर पाओगे जब आप शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पे पहुंचोगे, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू अचीव योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. तो स्ट्रैटेजीज शुड बी वेल कम्युनिकेटेड. ऑब्लिगेशंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं और सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, इकोनॉमिकल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं. तो मेक श्योर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स और कम्युनिटी सर्विस ऑब्जेक्टिव्स दोनों क्लियरली डिफरेंशिएटेड हो और क्लियरली परफॉर्म्ड हो. आपकी कंपनी को प्रॉफिट कमाना अपनी जगह है, पर जो प्रॉफिट कमा रहा है उसका पैसा CSR में लगाना अपनी जगह है. तो दोनों ही करने हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं, किसी को स्किप नहीं कर सकते. और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखकर ही वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जाते हैं. बिना रिपोर्ट देखे हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो कुछ भी प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस. सिर्फ हमें बोर्ड परफॉर्मेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे अपॉइंट कर लिए, काम खत्म नहीं होता. उनके काम को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है. हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमें सेट करने हैं, जिन पैरामीटर्स पे उन्हें रेगुलरली इवैल्यूएट किया जाएगा. ऑडिट कमेटी शुड बी देयर विच इज चेकिंग योर lies in with the management. Internal and statutory auditors should be there. They should be reviewing all the internal control and compliances. ऑडिट कमेटी ज़रूर होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम चेक करे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर काम अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज, लीगल कंप्लाइंसेस हो रहा है या नहीं हो रहा. रिस्क मैनेजमेंट इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. इट शुड बी क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि रिस्क से होता है नुकसान, मिसमैनेजमेंट, वेस्टेज, रिसोर्सेज की, टाइम की. तो जैसे ही रिस्क बढ़ने लगता है ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही मेरी ग्रोथ रुकने लगती है. तो रिस्क जैसे ही दिखाई दे कि बढ़ने लग गया, उसे उसी समय ट्रीट कर लेना चाहिए, और इस ट्रीट के लिए रिस्क मिटिगेशन कमेटीज ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए. ये रिस्क मिटिगेशन कमेटीज इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्लियर? जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, दिस हैज़ बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम एजेंसी थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी एंड स्टीवर्डशिप थ्योरी. एजेंसी थ्योरी इज कि मैनेजर्स भाई कंपनी के एजेंट्स होते हैं, उनको कंपनी के लिए रखा जाता है ताकि वो कंपनी का भला करें, कंपनी के बेनिफिट के लिए रखा जाता है. तो इन एजेंसी थ्योरी the owners are the principals, but principals को तो knowledge नहीं है, may not have knowledge or skills for getting the objectives executed. Thus principals किसको रखते हैं, managers को. जो managers principals के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं. इन एजेंट्स की क्या जिम्मेदारी है कि दे मेक श्योर कि दे आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स इन अ वेल डिफाइंड मैनर. दैट इज एजेंसी थ्योरी. तो एजेंसी थ्योरी क्या कहता है कि प्रिंसिपल अपने आप काम नहीं कर सकता, ओनर अपने आप काम नहीं कर सकता, बिकॉज ओनर को हर स्किल्स, हर एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है. तो ओनर्स किसको अपॉइंट करता है, एज पर द स्किल्स अलग अलग मैनेजर्स को अपॉइंट करता है. वो अलग अलग मैनेजर्स उसके प्रिंसिपल के क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से करना ताकि उनके पैरामीटर में कोई गड़बड़ ना आए. नेक्स्ट इज शेयर होल्डर थ्योरी. कॉरपोरेशंस जो है ना, वो माना जाता है कि शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है, और ये माना जाता है कि शेयर होल्डर आपसे क्या चाहता है कि आप मैक्सिमम रिटर्न दो मेरी प्रॉपर्टी का.
और मैक्सिमम रिटर्न आप प्रॉपर्टी का कब दे सकते हो? जब आप हर मैटर को ओवरसी करोगे, हर मैटर को फोरकास्ट करोगे और मेक श्योर करोगे कि हर एक चीज वेल कंप्लायंस में हो रही है, चाहे वो एथिकल हो चाहे वो लीगल हो। अगर हर एक चीज वेल मैनर्ड में हो रही है, एथिकली भी और लीगली भी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, मैक्सिमम बेनिफिट होगा। मैक्सिमम बेनिफिट तो आपका शेयर होल्डर खुश। स्टेक होल्डर क्यों बोला जाता है कि भाई सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम नहीं करना, हर किसी के इंटरेस्ट में काम करना है जो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है, चाहे वो क्रेडिटर है, एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, लोकल कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है। आपको सबको कंसिडर करना है, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके काम करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हमारा काम रुक जाता है, पॉज आ जाता है कामों में। कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट करने लग जाएगी। सो स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना है। पहला था एजेंसी थ्योरी, जिसमें माना गया प्रिंसिपल सारा काम नहीं कर सकता तो वो मैनेजर्स अपॉइंट करता है और मैनेजर्स कंपनी के एजेंट होते हैं। फिर था शेयर होल्डर थ्योरी कि कंपनी और कॉर्पोरेशंस जो है वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी मानी जाती हैं और शेयर होल्डर आपसे सिर्फ क्या चाहता है, जो मैंने पैसा लगाया है उसका मैक्सिमम रिटर्न बना के मुझे दे, और वो मैक्सिमम रिटर्न तभी बना पाओगे जब आप कंप्लायंस फॉलो करोगे। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहता है, भाई सिर्फ शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम सबके बेनिफिट में भी आप काम करो और मेक श्योर कि हम सबके बीच में आपकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। स्ट्यूवर्डशिप थ्योरी, स्ट्यूवर्डशिप क्या होता है, जब आप किसी और की प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे होते हो, व्हेन यू आर मैनेजिंग समवन्स एल्स प्रॉपर्टी देन यू आर स्ट्यूवर्ड ऑफ दैट पर्सन। तो आपका जिम्मेदारी क्या है, जब आप मेरी कोई चीज संभालने को मैंने दिया तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप ढंग से संभालो, कोई खराबी ना होए, कोई वेस्टेज ना होए, उसका गलत फायदा ना उठे। तो दैट थ्योरी सेज दैट कि मैनेजर्स जो हैं, the managers and the employees are to safeguard the resources of corporation, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हें किसी ने दी है कि इसको बढ़ा के दो, इसका मैक्सिमम रिटर्न निकाल के दो। तो those resources are not yours, you are the steward of those resources, so you have to make sure कि आप मैक्सिमम रिटर्न अचीव कर पाओ उससे। सो चार थ्योरीज हमारी कौन कौन सी, एजेंसी, स्टीवर्ड, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर। क्लियर है चारों? सो एक हमारी रिपोर्ट का टाइटल है फॉर द ईएसजी विच सेज दैट हु केयर्स विंस। अगर आप चीजों का ध्यान रखोगे तो आप जीतोगे, अगर आप केयरलेस हो जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू विन द रेस। सो यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, देन थिंग्स विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू। दैट इज द थ्योरी ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तुम ध्यान रखो, हर काम ध्यान से करो तो सोसाइटी तुम्हें रिटर्न देगी ही देगी, इकोनॉमी तुम्हें रिटर्न देगी देगी। दैट इज वॉट इज द थ्योरी ऑफ द ESG। सो दीज थ्योरीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम रामायण। रामायण से हमने बहुत कुछ सीखा है। सो रामायण से हमने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? कोई इनइक्वालिटी नहीं प्लीज, नो अप्स एंड डाउन्स, नो अमीर एंड नो गरीब। और क्या सीखा है हमने कि भाई ट्रस्ट दिखाओ, ट्रस्ट और प्यार आपको बहुत कुछ अचीव करा देगा, पर आप जेलसी दिखाओगे, रंजिशें करोगे तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। सो देयर शुड बी नो जेलसी, नो मेलाइज, देयर शुड बी ट्रस्ट एंड लव। और रामायण हमें क्या सिखाता है कि अगर आप अपने काम से जुड़े हो, कमिटेड हो, तो उससे ज्यादा खुशी आपको किसी चीज में नहीं मिलेगी। व्हेन यू एंजॉय योर वर्क देन यू आर हैप्पी। लोग इसीलिए बिजी रहना पसंद करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल बी हैप्पी इन योर वर्क। तो यू हैव टू बी कमिटेड, प्रमोट एजुकेशन, you should be aware of the things going in and around you, that is education यहाँ पे। and good health, health is wealth, that is what is being taught by रामायण to us। and ये सारी चीजें हमें अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पुट करनी होती हैं, इन बातों का ध्यान रखना होता है। विदुर नीति ने हमें क्या सिखाया है?
कि भाई when you are skilled, when you are intelligent, when you are wise, then you don't have to run after the people. People will be coming towards you. But when you are not in a state where you are okay to be a learner, तुम चीज़ें सीखने को ही बहुत ज़्यादा भागते हो इस चीज़ों से, तो लोग भी तुमसे भागेंगे, क्योंकि हम ऐसे लोगों से बात करना ही पसंद नहीं करते जिनसे हमारा इंटेलेक्ट मैच नहीं होता. सो यू हैव टू बी स्किल्ड, इंटेलिजेंट एंड वाइज थ्रू आउट योर जर्नी. दैट मीन्स योर लर्निंग फेज शुड बी ऑन ऑलवेज. ऑफ मोड पे नहीं जाना चाहिए कभी. ठीक है, तो नहीं करना थोड़ी देर. भगवत गीता से क्या सीखते हैं? सही रास्ते पे चलना. वॉट इज द राइट पाथ. एथिकल वैल्यूज में हम सबसे ज्यादा डिलेमा में आते हैं कि भाई वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग. तो भगवत गीता हमें सिखाता है कि वॉट इज द राइट पाथ विच यू शुड वॉक अपॉन सो दैट यू अचीव द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस. तो हमारा मोटिव हमेशा लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स का नहीं होना चाहिए. So what all you should take care, which is being learned from Bhagavad Gita. Public interest के बारे में सोचो, धर्म को हमेशा अपहोल्ड करके रखो. ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें लगता है कि भाई ये लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है. ट्रांसपेरेंसी दिखा के रखो. अर्थशास्त्र से क्या सीखा है हमने? अर्थशास्त्र से सीखा है किंग इज अ सर्वेंट ऑफ किंगडम, ही इज नॉट द रूलर. कि भाई अपने आप को बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे कभी भी मत लेके आना, हमेशा ग्राउंडेड रहना. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल एंड रिमूवेबल. लीडर आज तुम हो और लीडर तुम्हें किसने बनाया है? जनता ने. तो यू आर रिमूवेबल. तो भाई इसकी अकड़ नहीं दिखानी. दूसरी चीज. तीसरी, एथिकल गाइडलाइन शुड बी स्ट्रिक्ट. आपके एथिक्स हमेशा, मॉरल वैल्यू स्ट्रिक्ट होनी चाहिए. मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, चाहे इससे मैं 10 पैसे ज्यादा क्यों ना कमा लूं. स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट पे हमेशा एम्फेसाइज करके रखना है. स्टेक होल्डर ने ही तुम्हें वो बनाया है जो आज तुम हो. स्टेक होल्डर्स ही तुम्हें इससे जुड़े हैं. अगर आज एक स्टेक होल्डर भी हट गया तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन हिल सकती है. तो ये नहीं कि एम्प्लॉय को समझो कि भाई ये तो मेरा पैसा कमाने की मशीन है, इसको गधे की तरह समझने लग जाओ. फॉर एग्जाम्पल, स्टेक होल्डर में एक एम्प्लॉय आ गया, तो ये नहीं समझना जितना एम्प्लॉय के लिए आप जरूरी हो उतना आप भी एम्प्लॉय को उतना ही मैटर दो. और एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वेरी इफेक्टिव. हाउ टू गवर्न थिंग्स, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए. हर एक चीज पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. So there are two theories, that is teleological theory और deontological theory. सिंपल बात समझो. एक टेलीलॉजिकल थ्योरी कहता है भाई अगर किसी का भला हो रहा है ना झूठ बोलने में तो झूठ बोल दे. और डेंटोलॉजिकल थ्योरी बोलता है झूठ तो झूठ है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो टेलीलॉजिकल थ्योरी क्या कहता है कि एंड रिजल्ट क्या आएगा. टेलीलॉजिकल थ्योरी क्या कहता है, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट. तो झूठ बोल के किसी का भला हो रहा है, भला हो रहा है इज द एंड रिजल्ट, तो कहता है बोल दे झूठ. पर डेंटोलॉजिकल थ्योरी क्या कहता है, प्रोसेस क्या था उस एंड में. प्रोसेस क्या था कि तुमने झूठ बोला, तो वो तो गलत था ना, तो तुम गलत रास्ते पे क्यों चल रहे हो. वो डेंटोलॉजिकल थ्योरी है. समझ आया. देखो क्या है टेलीलॉजिकल थ्योरी. ये वाली लाइन देखो बस. टाइटनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड सोलिली बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज रादर देन बाय एनी फीचर. कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ कि किसी का भला हुआ झूठ बोल के. ठीक है. तो टाइटनेस, कितने एक्शंस आपके स्ट्रिक्ट होंगे वो आपके कॉन्सिक्वेंसेज पे डिपेंड करता है. अगर आपके स्ट्रिक्ट एक्शन से कॉन्सिक्वेंस ही खराब निकल रहा है तो क्यों कर रहे हो भाई स्ट्रिक्ट एक्शन. थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ ना. वो टेलीलॉजिकल थ्योरी है. और डेंटोलॉजिकल देखो. वो क्या कहता है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. झूठ बोल ही कैसे सकते हो. झूठ बोलना तो प्रोसेस ही गलत है ना, चाहे रिजल्ट
कुछ भी हो या सही हो या गलत हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, ब्राइबरी बाय इट्स वेरी नेचर इज रॉन्ग इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल में आप कंसिक्वेंसेस को देखते हो और डेंटोलॉजिकल में आप प्रोसेस को देखते हो। बस 2 टॉपिक बचे, खत्म। फिर मैनेजर्स कौन होते हैं और ओनर कौन होता है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, दे ओन द कंपनी, दे वांट मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट दे हैव पुट इन। और मैनेजमेंट क्या होती है? दे आर द agents, they are running your business, they are taking care of your business, they are the stewards of your resources, they are there to help you to achieve your decisions। आपने decision बना दिया, वो decision fulfill कौन करा रहा है? Managers। that is what is owners and management। देखो, shareholders own the company, hence all the company ought to work according to the dictates of shareholders, and it is not practically possible for each shareholder to participate in decision making। हर shareholder participate नहीं कर सकता, तो shareholders ने अपने काम को मैनेज करने के लिए किसको रखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कॉर्पोरेट पॉलिसीज को मैनेज करते हैं, आपके बिजनेस को रन करते हैं और आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी रूल कहता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। सब स्टेक होल्डर्स के बारे में ध्यान में रख के आपको हर पॉलिसी बनानी है, दैट इज मेजॉरिटी रूल। देखो, एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विथ नो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इट फंक्शंस थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी of the board of director who is guided by the wishes of majority, of course with the welfare of the company as a whole। It is therefore a cardinal rule of company that prima facie a majority of members of the company are entitled to exercise the powers of the company। मतलब कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज मिलके ही संभाल रहे होते हैं। दैट इज मेजॉरिटी रूल, कि सब मिलके ही काम करेंगे। The rule of majority was established back in 1843, wherein it was held that courts would not generally interfere with the decisions of the company। कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं है, मेजॉरिटी साथ में मिलके सारा काम कर लेगी। एंड मेड एक्सेप्शंस, अगर कोई ब्रीच हो जाता है तो एक्सेप्शंस हैं, जैसे फिड्यूशरी ड्यूटीज, फ्रॉड हो गया, ऑपरेशन हो गया, इनएडिक्वेसी हो गई, नोटिस नहीं दिया गया शेयर होल्डर को, तब कोर्ट आता है बीच में। अदरवाइज सारे डिसीजंस कंपनी के कंपनी ही संभालती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही संभालते हैं, वरना कोर्ट बीच में इंटरफेयर नहीं करता। ये अभी हमने करा रामायण, गीता अर्थशास्त्र, यहाँ होता है हमारा ये छोटा सा इंट्रो पार्ट फिनिश। ठीक है, सो इंट्रो पार्ट में हमारा जो भी हमने समझा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नीड, पर्पस, एडवांटेजेस, थ्योरीज, चारों थ्योरीज और दोनों प्रिंसिपल्स टेलियोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल, ये अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर हुए सारे? कोई डाउट, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया एंड अक्रॉस ग्लोब करेंगे। ठीक है।